नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सिंह। हाय, दिस इज पूजा पांडे। मैं मनीष मुंद्रा और आप हमें देख रहे हैं फीफा फूस में। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जी हाँ, इसी दोहे को अपनी ताकत बनाकर सिया चली है न्याय की लड़ाई लड़ने। तो आइए न्याय के बारे में, उस लड़ाई के बारे में सिया की टीम से हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। आप सभी का स्वागत है फीफा फूस में। पहले तो धन्यवाद। थैंक यू। और जिस ये दोहे के साथ ट्रेलर शुरू होता है, अपने आप में ही गूज़बम्प्स हमें पिला देता है। और अगर कमेंट सेक्शन की मैं बात करूं तो भर भर के लोग वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, और जो रिव्यूज आ रहे हैं वो अमेजिंग है। क्या कहना चाहेंगे इस लड़ाई के बारे में, स्पेशली फिल्म बनाने के बारे में? सर, आप शुरू कीजिए। आप ये एक ज़रूरी फिल्म है क्योंकि आए दिन हम लोग अखबारों में या टीवी पे ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत काम हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसे फॉलो भी करते हैं। बहुत ख़राब महसूस होता है जी। हर किसी को गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर जिंदगी में कहीं सब बिजी हो जाते हैं। करेक्ट। लेकिन ये घटना जिसके साथ घटी है उसकी जिंदगी, उसके लिए, उसके परिवार के लिए पूरी जिंदगी का ट्रॉमा है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उस तकलीफ को, उस घटना की ऐसी बारीकियों को कि कैसे वो चीज़ें असर करती हैं, आपको सिया में वो सब देखने को मिलेगा। और ये एक ज़रूरी कहानी है जो आपने चुनी कहने के लिए, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। आप हमेशा, मैं तो तारीफ करना चाहूंगी, आप हमेशा इतनी अच्छी कहानी चुनते हैं, अच्छा कैरेक्टर्स चुनते हैं जो लोगों के दिल में उतर जाता है। मुझे लगता है कहानियाँ चुनती हैं क्योंकि मेरे पास जो आता है उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जी। मेरे पास जो आना है वही आएगा। मैं भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मेकर्स ने मुझे ये आज़ादी दी है, ये भरोसा दिया है कि अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करने का मुझे मौका मिला। कि अभी मुक्काबाज जैसे फिल्म को देखने के बाद मुझे सिया जैसी अगर फिल्म मिलती है जी। तो ये थैंक्स टू मेकर्स। कि मुक्काबाज में तो 10 से भिड़ जाता है, लेकिन यहाँ ये ऐसा है कि ये फिजिकल फाइट, वो हीरोइज्म आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ट्रुथफुल फिल्म है। करेक्ट। एक इंसान का किसी इंसान के साथ बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के खड़े हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। तो यही वो किरदार है। जी, मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी थॉट प्रोसेस क्या था, लेकिन इतनी बड़ी, मतलब ये अपने आप में सच में बहुत बड़ी कहानी है और लोगों तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि विनीत जी ने कहा कि लोग एक दिन पढ़ते हैं फिर अगले दिन भूल जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एक बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक मीडियम है जो लोगों तक ये स्टोरी लाता है ताकि लोग सोचें। तो क्या था आपका थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस ये था कि इस कहानी को हम इतनी सच्ची बनाएं, इतनी गहरी और इतनी रियल बनाएं कि लोग महसूस कर पाए अंदर तक सिया की खामोशी को, सिया की चुप्पी को, सिया के संघर्ष को देख पाए, सिया के दर्द को महसूस कर पाए, और उसकी जो फैमिली है वो किन तकलीफों से गुजरती है उनको महसूस कर पाए, उनको समझ पाए। और जितनी हिम्मत सिया दिखाती है पूरी फिल्म में, उतनी हिम्मत जो लड़कियां हैं वो दिखा पाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और लड़ने में। और जितनी ताकत महेंद्र लगा देते हैं, झोंक देते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उतनी ताकत लड़के दिखा पाए खड़े होने के लिए समाज में। बस यही मकसद था कि ये फिल्म लोगों तक पहुंचे इस मैसेज के साथ कि हम समाज का एक अभिन्न अंग है, हम साथ में चल रहे हैं, पल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निर्वाह करें। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिल्म। करेक्ट। पूजा, आपसे जानना चाहूंगी सिया को, मतलब आप ट्रेलर हम देखेंगे तो आपके फेस का जो एक्सप्रेशन है वो सब सिया का जो दर्द है, जो गुस्सा है, सब कुछ बता रहा है। तो उस इमोशन को लाने में क्या था, कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ आपने अपने रिसर्च किए, व्हाट वाज योर सब प्रोसेस?
तो बेसिकली मैंने जब नरेशन सुना था सर से, स्टार्ट, मिड और एंड सभी में बहुत पूरे, मतलब एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कहानी अपने आप में कुछ बोल रही है। जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये कहानी अपने आप में कुछ बोल रही है, और इतने दोनों ही पात्र जो हैं, जो महेंद्र का पात्र है, जो सिया का पात्र है, वो आपस में आंखों से बहुत कुछ बोलते हैं। डायलॉग्स मैटर नहीं करते यहाँ पे, आंखों से ही इतना कम्युनिकेशन हो जाता है कि वो ऑडियंस तक झलक जाएगा। तो वो जो आपको ट्रेलर में दिख भी गया होगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे रियल लाइफ से कनेक्ट करा था जब मैंने नरेशन सुना था। कि मुझे लगा कि मैं भी रियल लाइफ में काफ़ी कम बात करती हूँ, और जैसे मेरे आसपास के कुछ प्रतिशत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बोलती हैं तुम्हारी आंखें, और वो सेम मेरे डायरेक्टर भी मानते हैं। उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। तो जब मैंने नरेशन सुना था मुझे लगा कि कई हद तक ये कैरेक्टर मेरे जैसा है, तो इसलिए शायद मैं उसको पर्सनली कनेक्ट कर पाई। जी। और विनीत, आपसे जानना चाहूँगी कि ऑब्वियसली महेंद्र वो ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए, जो हिम्मत बने, जो एक बोलते हैं ना, एक आग भर दे कि तुम्हें न्याय चाहिए। तो ये कैरेक्टर आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बहुत ज़रूरी किरदार है, जो कि मैंने बोला भी कि सही, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ट्रेन चल रही है, उसमें 1000 लोग चल रहे हैं, और उस ट्रेन में 300-400 लोग महेंद्र जैसी सोच के हों, तो उस ट्रेन में कोई घटना नहीं घट पाएगी। फिर चाहे कितने भी तेवर वाले लोग उसमें चढ़ जाएं, ये घटना नहीं घट पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है महेंद्र जैसे लोगों का होना, और यही मुझे खूबसूरती भी लगी इस किरदार की। और इस फिल्म में और भी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट दिस, बहुत छोटे छोटे ऐसे नुएंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे सोशल फैब्रिक में नज़र आता है। कुछ नई बातें भी आपको देखने को मिलेंगी जो हकीकत है, कि आप ऐसा देखेंगे कि किस तरीके से ताकतवर इंसान मतवाला जब हो जाता है तो वो रौंदता है लोगों को, और इस बात का ख्याल नहीं रखता कि जिसे रौंद रहा है वो भी उसी के आसपास के, उसी के अपने हैं। लेकिन जो बोला जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो कहीं ऐसी बुद्धियां भ्रष्ट होती हैं अक्सर, कि ताकत होता है ना कि आपको मतवाला बना देती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जब भी ये फिल्म पढ़ा तो मुझे ऐसी बहुत सारी बातें बिना कहे वहाँ दिखती हैं जो हमारे समाज में है। आप तीनों से जानना चाहूँगी मैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द शूटिंग सब कुछ, कोई ऐसा एक मोमेंट जब आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल आपने फील किया? इसके साथ तो बहुत सारा था, क्योंकि ये एक कठिन किरदार है, और ये जिस एज में है और इसने जिस तरह के किरदार को जिया है वो काफ़ी पेनफुल होता है। और बीइंग एन एक्टर मैं इस बात को समझता हूँ, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब इसे ही देना चाहिए। जी जी। तो बेसिकली फिल्म में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल रहता था मेरे लिए। एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें मैं हंस रही हूँ खुल के। एक आधी सीन आपको देखा होगा जब वो अपने भाई को गाड़ी साइकिल चलाना सिखाती है। उसके बाद मुझे याद है 35 डेज हमने शूट किया, मैंने एक भी दिन हंसी नहीं हूँ मैं अच्छे से, या तो मेरा या अंदर से भी नहीं हंसी, या कोई हंसी मजाक मैंने हंसाया एक आध शॉट में पहले, शॉट के पहले जब ये बहुत ज्यादा मुझे लगता था तो मैं हंसाता था इसको। वो जरूरी भी है। हाँ, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट मैं आपका बताऊं, आपको याद नहीं आएगा। हाँ। इसको इतनी साइकिल चलवाई है। अरे ऐसा कम से कम 7, 8, 10 दिन 15 दिन रोज उठ के जितना फ्री टाइम चलो साइकिल लेके, कैमरा लेके। इतनी साइकिल चलाई, और फिल्म में बहुत कम है साइकिल का शॉट। क्यों ऐसा? वो देख के ऐसे ही बनती है। और यही जो छोटी छोटी चीजें फिर याद रह जाती हैं। विनीत जी का मुझे पता है, आई डोंट नो वेदर आप इत्तेफाक रखते हैं, बट एक मोमेंट है जिसमें वो माँ को भेज रहे हैं कहीं, तो माँ चली जाती है और उस कमरे में वो दीवार के सहारे
ऐसे गर्दन टिका करके आई थिंक ही इज वेरी इमोशनल देयर एंड ही एक्चुअली बिकेम वेरी इमोशनल. कैरेक्टर की तो मांग थी बट because when I was filming I could feel he was deep down there, very emotional. I felt that was a point where I saw him very emotional. क्योंकि जो बैक स्टोरी है जैसे महेंद्र की उसमें एक जिक्र आता है, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया है फिल्म में, लेकिन वो एक जिक्र आके चला जाता है और वो मदर की आंख में फील होता है जब महेंद्र अपनी माँ से बात कर रहा है और ये कहता है कि बाबूजी होते तो क्या करते हैं, और उनके साथ भी तो कोई खड़ा नहीं हुआ था. तो ये दो लाइनें ही अपने आप में काफी है कि महेंद्र क्यों खड़ा हुआ है और क्यों जरूरी है खड़े हो जाना. क्योंकि उसने उस अकेलेपन को कहीं ना कहीं अपनी माँ के थ्रू जाना है कि मेरे पिता के साथ कुछ हुआ रहा होगा. जो जिक्र होता है तो जो सामने बाहुबली है वो उस बात को याद भी दिलाता है इनडायरेक्टली. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस फिल्म में कि महेंद्र कहीं जाता है उसका चप्पल उतरवा दिया जाता है और उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सुर बदलता है, वो समझ जाता है कि करना क्या है. तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था का वो हिस्सा हमें दिखता है फिल्म में. जी मनीष जी आपसे जानना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन के अगर लोग ये जानना चाहते हैं ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है या फिर इंस्पायर है, किस क्या है? Affected is the right word. I've been told कि inspire is not a great word to use in this. Affected, of course, हमने 4 केसेस को स्टडी किया था एंड उन 4 केसेस में से हमने निचोड़ निकाल करके एक फिक्शनल केस बनाया है कि उसमें जो हमको चाहिए था उतना हमने दिखाया है. बट एक चीज बहुत आराम से मैं कह सकता हूँ, चारों केसेस में बहुत कॉमनैलिटी है, उनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो सेम है, तो पैटर्न सेम है. तो इसलिए हमें उसको खींचने में आसानी रही, उस खाके को खींचने में आसानी रही. बट ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे नहीं है आधारित, बट 4 इंसिडेंट का समावेश है इसमें. एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कहीं किसी का झलक दिखेगा, कहीं किसी का झलक दिखेगा, और जो केसेस समझते हैं उनको झलक दिखेगा. बट अपने आप में एक ये इंडिपेंडेंट कहानी है जिसको किसी पर्टिकुलर केस से लेना देना नहीं. जी न्याय की लड़ाई की बात होती है इस फिल्म में, कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे केसेस में न्याय नहीं मिल पाता है, लोग अभी तक भी लड़ते रहते हैं. जुडिशरी सिस्टम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर टेक? उसको इस फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया? नहीं, मेरा पर्सनली मानना है कि जो संवैधानिक स्तंभ है, चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस प्रशासनिक हो, चाहे पत्रकारिता हो या फिर पॉलिटी हो, जहाँ तक इन सब चीज़ों का है, और चाहे आम नागरिक हो, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी. जहाँ जुडिशरी को दुरुस्त होकर के फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा फॉर जस्टिस इन सच केसेस, दैट इज 1. नंबर 2, पुलिस मैकेनिज्म को भी अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ताकि वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए और बहुत लोगों को रिपोर्टिंग ना हो उनको, और वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त और इंडिपेंडेंट हो ताकि ऐसे काम ना हो. इंडियन पॉलिटी में भी यही है कि नेताओं को समझना पड़ेगा कि वो भगवान ना बन जाए, उनको सेवक ही रहना चाहिए. और आराम जो आम नागरिक है उनको भी अपना रोल अदा करना है कि उनको महेंद्र बनना, उनको वॉचडॉग बनना और उनको प्रोटेक्ट करना है इंटीग्रिटी को. और कोई भी ऐसा हादसा होता है तो उसको उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में जिनमें बदलाव लाना ज़रूरी है. कुछ आ रहा है बट अब तेज़ी से लाना ज़रूरी है. करेक्ट. आप सभी से जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी फिल्मों को लेकर बॉयकॉट की मांग उठ रही है हर जगह पे, तो इस बीच फिल्म रिलीज़ करना, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं, क्या कुछ आपके दिमाग में रहता है? क्योंकि कितनी सारी फिल्में आई, बॉयकॉट की वजह से लोगों ने फिल्म नहीं देखी, अच्छी स्टोरी भी. मैं अभी भी नहीं मान, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग द रिप्लाई बिकॉज मेरे को ये बॉयकॉट वाला जो है, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता कि बॉयकॉट का कोई मायने. वो एक गुस्सा है. फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो लोग नहीं आएंगे देखने के लिए, बट अगर फिल्म अच्छी है तो मुझे नहीं लगता बॉयकॉट का कोई असर होता है. ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से ये मानना है कि दर्शकों का अपना एक तरीका है गुस्सा इजहार करने का कि बकल अप और get back onto the drawing board and work hard and give us good content which we are expecting from you. तो आप अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे तो
मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा डर होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सबको खुश नहीं रख सकते, बट बैलेंस अप्रोच रखेंगे तो ठीक हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके पुराने स्टेटमेंट्स को लेकर बॉयकॉट का एक रीज़न ढूंढ के बॉयकॉट करना, ये आपको लगता मुझे नहीं लगता ये ज्यादा, अगर होता भी है तो ऐसा कुछ फटीग, मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इम्पैक्ट होता है। इम्पोर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज आउट देयर। एज फार एज हम क्रिएटिव लोगों की बात है, we need to be vocal, of course, and we need to be seen from that point of view, because we are creative people. We need not to follow one ideology and present ourselves as different. So personal views होते हैं, professional views होते हैं, and everything boils down to अच्छा काम। अगर हम अच्छा काम करेंगे in terms of film making, in terms of acting, तो सब पसंद करते हैं और आगे बढ़ेंगे। हमेशा अपवाद होता है समाज में, सोसाइटी में अपवाद होते हैं हर चीज का, वो विरोधाभास तो दिखता है। सो दैट प्रॉब्लम वुड बी देयर इन वन वे और अदर। दैट्स द नेगेटिविटी ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के कई एडवांटेज भी हैं, बट देयर नेगेटिविटी आल्सो, एंड वी हैव टू लिव विद इट। हमको उसके साथ रहना पड़ेगा कि कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ खराबी भी है। तो मेरे ख्याल से विनीत, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कोविड में ऑडियंस ने बहुत सारा कंटेंट एक्सप्लोर किया है Yes. और एक अलग दुनिया खुल गई है ओटीटी की वजह से। तो लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, लैंग्वेज का बैरियर भी टूटा है। लोग कोरियन फिल्म्स देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, स्पेनिश वर्क देख रहे हैं, और साउथ की फिल्में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब एक्सप्लोर कर लेता है कोई इंसान, तो वो चाहता है कि वो अगर कोई चीज देखे तो बेहतर हो। जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर वहाँ एक ही दुकान है मिठाई की, तो आप घूम फिर के वहीं से जाते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, सारे त्योहार वहीं से मनाए जाते हैं। लेकिन अगर उस जगह पे 100 दुकानें खुल चुकी हैं, तो आपको क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ तो आपको स्पेशल देना पड़ेगा ताकि आपके शॉप तक लोग आए। और मैं मानता हूं कि जब जब अच्छी फिल्म आएगी, लोग निकलेंगे और जाएंगे और देखेंगे। बाकी कहीं ना कहीं लोगों में कुछ बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ चीजें दुरुस्त हों। तो उन चीजों को जब वो वॉइसिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई बार वो चीज बुरी भी लगती है, कई बार वो चीज कोई हो सकता है उससे कन्विंस्ड हो, कोई हो सकता है उससे ना कन्विंस्ड हो। तो ये होता रहेगा, क्योंकि आप 100% लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलें, 100% लोग उससे सहमत कभी नहीं होंगे, और बस ऐसी ही जिंदगी भी है। चलिए, जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट सिया और थिएटर में किस दिन आना है, क्या है, सब डिटेल्स आप दे दीजिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि 16 सितंबर को सिया सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। एक ज़रूरी फिल्म है, एक ईमानदार फिल्म है। आप जाइए, देखिए, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उसे लिखिए, और आपको फिल्म अच्छी लगे तो अपने आसपास के लोगों को भी कहिए कि जाके फिल्म देखें। मैं भी यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि सिया एक बहुत अच्छी कहानी बनाई गई है, बहुत गहराई है, लड़की का दर्द है उसमें, फैमिली का दर्द है, और किस किस दौरान से वो लड़की गुजरती है और उसके अंदर क्या ट्रॉमा रह जाता है और लाइफ टाइम तक क्या ट्रॉमा रह जाता है, उसके बारे में है। तो प्लीज़ आप जाइए, 16 सितंबर को रिलीज हो रही है फिल्म, देखिए और लोगों तक पहुंचाइए फिल्म, और प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए। और इनकी पहली फिल्म है तो और ज्यादा प्यार दीजिए। आपकी भी पहली फिल्म है तो ज्यादा डबल ज्यादा प्यार दीजिए। तो हमें बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज्यादा साथ चाहिए। 16 सितंबर को फिल्म आ रही है, देखिए और लोगों को दिखाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।